वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 7 कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका आज हमारा सेकंड लेक्चर है और मैं आपको बता दूं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ये सारा कर लिया था। इसके मीनिंग से लेकर कोऑपरेटिव सोसाइटी और जो हमारी पार्टनरशिप है इसके बीच में डिफरेंस था, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर के अंदर हो चुका है। आज हम करेंगे सेकंड लेक्चर के अंदर जो सोसाइटी है उनके टाइप और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसके मेरिट और डीमेरिट के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल गेज एंड सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो, ये जो सोसाइटी है आपको मीनिंग में फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने कुछ एक के बारे में बताया था। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इनका जो है क्रिएटर यानी कि बनाने वाला कौन होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और इनके फीचर्स क्या होते हैं। तो हम इन सबको डिटेल में करेंगे। मोटे मोटे तौर पर 6 टाइप की सोसाइटी ही आज तक हमारे समाज में एग्जिस्ट है और उन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कौन बनाता होगा इसको, कंज्यूमर। दूसरी है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका भी आपको नाम से पता चल रहा है, प्रोड्यूसर बना रहे हैं जो छोटे छोटे उत्पादक होते हैं। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, मार्केटिंग सोसाइटी भी जो प्रोड्यूसर होते हैं, कलाकार होते हैं, दस्तकार होते हैं, उनके द्वारा ही बनाई जाती है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, इसमें कोई भी आ सकता है और ये जो होते हैं जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक होती है उनको लोन प्रोवाइड करवाने के लिए बनाई जाती है। फार्मिंग सोसाइटी, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये केवल फार्मर के द्वारा ही बनाई जाती है। हाउसिंग सोसाइटी, ये जो है हाउस यानी कि हर एक मेंबर के पास हाउस हो उसकी हेल्प करने के लिए बनाई जाती है। तो हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये एक बहुत ही फेमस सोसाइटी है और ये बहुत जगह पे आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखो, आपको एक्सप्लेन मान लेते हैं आ जाता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक्सप्लेन करो। तो पहले क्या लिखना होगा, इसका क्रिएटर कौन है, फिर ये किस उद्देश्य से बनाई गई, इसके बेसिक फंक्शन क्या है और इसके फीचर्स क्या है। तो ये 5 पॉइंट इन्होंने बॉक्स बना के दिए हैं, आपको एक्सप्लेन इस तरीके से कैसे करना है। तो सबसे पहले कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको बनाने वाले यानी कि स्थापना करने वाले कौन होते हैं, उपभोक्ता। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी उपभोक्ता सहकारी समिति यानी कि उपभोक्ता, कौन से उपभोक्ता, जो व्यापारियों और दलालों के शोषण से छुटकारा पाना चाहती है, यानी कि जो फालतू कमीशन नहीं देना चाहते या उनको ये लगता है कि हम एक सोसाइटी बना के एक फेयर प्राइस पे भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो वो चाहने वाले जो भी कंज्यूमर होते हैं उनके द्वारा ये बनाई जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहला ऑब्जेक्टिव तो यही हो गया, जैसे इन्होंने कहा ना दलालों से छुटकारा, शोषण से छुटकारा, तो इसका मतलब है कि मध्यस्थ, ये कोई भी मीडिएटर नहीं चाहती। दूसरा, वस्तुओं की लगातार पूर्ति सुनिश्चित करते हैं। और तीसरा, इनका उद्देश्य ये होता है कि अच्छी क्वालिटी की गुड्स जो है अच्छी क्वालिटी की भी हो और उचित मूल्य पर भी इनको उपलब्ध हो। ये इनका मेन मोटिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है। अब आता है कि इनके मेन फंक्शन, बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं। ये किससे माल खरीदते हैं, या तो थोक विक्रेताओं से माल खरीदते हैं या उत्पादकों से बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं। दूसरा, सदस्यों को उचित माल पर माल बेचती है। तो इनका मोटिव है। इसके बाद आते हैं अदर फीचर। अदर फीचर के अंदर गैर सदस्य नॉन मेंबर भी माल खरीद सकते हैं। ये नहीं है कि जो मेंबर है वही माल खरीदते हैं, इनकी सोसाइटी से जो नॉन मेंबर है वो भी माल परचेज कर सकते हैं। माल की कमी की स्थिति में सदस्यों को क्रय की प्राथमिकता, अगर बाई चांस माल लिमिटेड है तो नॉन मेंबर को नहीं बेचेंगे, तब ये क्या करेंगे, अपने जो मेंबर है उनको ही प्रेफरेंस देंगे। कभी भी सदस्यों को, जो मेंबर्स होते हैं, कभी कभी उनको कोई स्पेशल छूट भी दे दी जाती है, कोई ओकेज़न पे जैसे होली दिवाली पे या अदर भी छूट दे सकती है और तरह की और टाइम पर भी। सदस्यों को पूंजी के अनुपात में लाभांश और क्रय किए गए माल के अनुपात में बोनस दिया जाता है। देखो, जो प्रॉफिट का शेयर होता है दो तरीके से घूमकर जो मेंबर होते हैं उनके पास आता है। एक तो इन्होंने पूंजी लगा रखी है, उस पर डिविडेंड दिया जाता है। दूसरा, ये माल क्रय करते हैं तो एक तो इनको कम रेट पे माल मिलता है और दूसरा, जितना ज़्यादा माल करोगे तो कैशबैक इनके ज़्यादा आता है। तो इस तरह से जो इसका प्रॉफिट होता है वो घूमकर इनके पास, मेंबर्स के पास आ जाता है।
तो ये तो थी हमारी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेकंड आती है हमारी उत्पादक यानी कि उत्पादक प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको हम उत्पादक सहकारी समिति भी कह सकते हैं। इसका क्रिएटर कौन होता है? बनाने वाला छोटे उत्पादक, जो उत्पादन सामग्री की प्राप्ति और उत्पाद की बिक्री में कठिनाई महसूस करते हैं। यानी कि ऐसे उत्पादक जिनको माल बेचने में दिक्कत आती है, या फिर जो उत्पादन करने के लिए जो इनको सामग्री चाहिए, उस सामग्री के प्राप्त करने में इनको दिक्कत आती है, उसके लिए बनाते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उत्पादन सामग्री में जैसे कच्चा माल, औजार, मशीनें, ये उपलब्ध करवाना होता है अपने सदस्यों को, और माल की बिक्री में भी सहायता करना होता है। बेसिक फंक्शंस क्या है? सदस्यों के लिए कच्चा माल, औजार, मशीनें ये क्रय करना, और अन्य लोगों को माल बेचने के लिए सदस्यों से माल क्रय करना। यानी कि माल को बेचने के लिए जरूरी नहीं है कि ये मेंबर के द्वारा बनाया गया माल भी लेंगे, नॉन मेंबर्स के द्वारा बनाया गया माल भी लेकर आगे बेचते हैं। इनके अदर फीचर्स क्या है? उत्पादन सामग्री के प्रबंध और विक्रय समस्याओं से निश्चिंत होने के कारण छोटे उत्पादक अब उत्पादन क्रियाओं पर पूरा ध्यान देने लगे हैं। यानी कि इनको जो रॉ मटेरियल वगैरह, मशीन माल होता है वो भी मिल जाता है और इनका माल भी बिक जाता है, तो वो निश्चिंत होकर काम करते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारी आती है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। मार्केटिंग ये कौन बनाते हैं? छोटे उत्पादक हो गए या जो कलाकार, दस्तकार हो गए, जो अपने उत्पादों को अकेले उचित लाभ पर बेचने में कठिनाई महसूस करते हैं, वो मिलकर बनाते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? सदस्यों को नियमित बाजार मिल जाए और सदस्यों को जो मीडिएटर होते हैं उनसे छुटकारा मिल जाए। इसके बाद आता है इनके बेसिक फंक्शन कौन से होते हैं? सदस्यों के माल एकत्रित करना। ये क्या करते हैं? अपने जितने भी मेंबर्स होते हैं उनसे माल लेकर इकट्ठा करते हैं, एकत्रित माल को उचित मूल्य पर बेचते हैं, और कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, यानी कि व्यापारिक व्यवहार में आने वाली कमी कैसी हो सकती है? कोई नाप तोल में गड़बड़ करता है तो उससे ये बचाव करते हैं। इसके फीचर्स क्या होंगे? एक तो इनको सौदेबाजी करने की क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरा, कभी कभी ये समितियाँ सदस्यों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर देती है, और ये ट्रांसपोर्टेशन की सहायता, पैकेजिंग की, वेयर हाउसिंग की, मार्केटिंग, रिसर्च की भी सुविधाएं प्रदान कर देती है। और कई बार क्या होता है, विक्रय से प्राप्त धनराशि जो होती है उसमें से खर्चे और कोष आदि की राशि काटकर शेष धन को सदस्यों में माल के अनुपात में बांट देती है। माल मतलब जितना जितना उन्होंने माल बेचा है उसके अनुपात में डिवाइड कर देती है। इसके बाद आता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ये कौन बनाते हैं? जिनके वित्तीय साधन सीमित होते हैं वो लोग मिलकर बनाते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? जो साहूकार होते हैं उनसे इनको पूंजी की जरूरत होती है तो उनसे ही लेते हैं, वो ज़्यादा ब्याज पे देते हैं, तो मेन होता है कि उन साहूकारों के चुंगल से छूट जाए। दूसरा होता है सदस्यों में बचत की आदत भी पड़ जाए, क्योंकि हर महीने अगर इनसे लोन लिया तो हर महीने किस्त देनी पड़ेगी, तो धीरे धीरे बचत की आदत भी पड़ जाएगी। इनके बेसिक फंक्शन होते हैं जमा को स्वीकार करना, अगर कोई डिपॉजिट करवाना चाहता है तो ये जमा भी करते हैं, और सदस्यों को उचित ब्याज की दर पर आसान शर्तों पर ये ऋण भी प्रोवाइड करते हैं। फीचर्स क्या होते हैं? इन समितियों के कोष के 3 स्रोत होते हैं। कोष 3 कहाँ से आते हैं इनके? अंश पूंजी, दूसरा सदस्यों द्वारा जमा किया गया धन, या बाहरी लोग भी इसमें धन जमा कर देते हैं। कभी कभी ये समितियां नॉन मेंबर्स को भी ऋण प्रदान कर देती है। तो इस तरह ये हमारी है 5वीं कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि फार्मर द्वारा ही बनाई जाती है, यानी कि जो छोटे छोटे किसान होते हैं वो मितव्ययी ढंग से खेती करने में अगर असमर्थ होते हैं तो वो मिलकर इस टाइप की कमेटी बना लेते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बड़े पैमाने पर कृषि की मितव्ययिताएं प्राप्त करना, यानी कि अगर लार्ज स्केल पर आप खेती करते हो तो उसमें खर्चा कम आता है। उत्पादन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना, और उत्पादन का जो ज़्यादा मैक्सिमम उत्पादन करना का जो लेवल होता है उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। बेसिक फंक्शंस होते हैं सदस्यों की भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करना, और आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध करवाना,
और अच्छी क्वालिटी का बीज और खाद उपलब्ध करवा के ज़्यादा प्रोडक्शन करना होता है। इनके फीचर्स होते हैं, ये समितियाँ सदस्यों को भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करने से होने वाली हानियों से छुटकारा दिला देते हैं, और इससे उनकी अगर भूमि के छोटे छोटे टुकड़े अगर इकट्ठे कर लेंगे तो वो बड़ी भूमि में कन्वर्ट हो जाएंगे। उससे क्या होगा, इनकी जो है बड़े पैमाने पर खेती करने के जो लाभ होते हैं वो मिल जाते हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये हाउस से रिलेटेड है। गृह, सामान्य लोग जो रिहायशी मकान प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों के द्वारा मिलकर बनाई जाती है। सदस्यों को रिहायशी मकान या प्लाट उपलब्ध करवाना इनका मेन उद्देश्य होता है। इनके फंक्शन कौन से होते हैं? भूमि को क्रय करना, उसका विकास करना, मकानों का निर्माण करना, मकान सदस्यों को अलॉट करना, यदि मकानों के स्थान पर प्लाट दिए जाए हो तो प्लाटों का भी आवंटन किया जाता है। फीचर्स क्या है? ये समितियाँ प्राय बड़े शहरों में ही होती है और इन्हें भूमि रियायती दर पर मिल जाती है क्योंकि ये लार्ज स्केल पर भूमि खरीदते हैं। समितियों के मकानों में प्राय सभी आधुनिक सुविधाएं होती है। ये जो मकान बनाते हैं वो जो फ्लैट टाइप होते हैं उस तरह के मकान बनाते हैं। कुछ सहकारी समितियां अपने सदस्यों को मकान बनाने के लिए सस्ती दर पर ऋण भी देती है। अगर कोई मेंबर्स अपने खुद के प्लॉट पर मकान बनाना चाहते हैं तो उसको ये लोन भी प्रोवाइड कर देती है। तो ये थी हमारी 6 टाइप की कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हम पढ़ेंगे कि इनके मेरिट और डीमेरिट क्या है। देखो, सबसे पहले इसका पहला मेरिट यही है कि इजी फॉर्मेशन होती है, यानी कि इसकी स्थापना करना बहुत आसान है। एक तो ये ऐच्छिक संगठन है और आसानी से स्थापित किया जा सकता है। कोई भी 10 अडल्ट व्यक्ति मिलकर इसका रजिस्ट्रेशन करवा के इस समिति की स्थापना कर सकता है। ना ही तो ये महंगी होती है और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा वैधानिक कार्यवाही की जरूरत पड़ती। सेकंड आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। आपने देखा होगा कि इसके अंदर केवल लाइबिलिटी आपके द्वारा खरीदे गए अंश या आपके द्वारा दी गई गारंटी या दी गई पूंजी के बराबर ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। स्टेबिलिटी क्या होती है? वैधानिक अस्तित्व होने के कारण सहकारी समिति के स्थायित्व का गुण पाया जाता है। इसका कोई भी मेंबर आए, किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए, दिवालिया हो जाए, वो छोड़कर चला जाए तो इस समिति के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फोर्थ है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब है इसको जो है ऑपरेशन कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनका चयन किया जाता है। और चयन करने के लिए जैसे पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एक सदस्य को एक मत देने का ही अधिकार होता है। क्षेत्र समिति होने के कारण लगभग सभी सदस्य सभाओं में उपस्थित होकर अपने विचार भी प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्रीय समिति होती है, एक ही एरिया के लोग मिलकर बनाते हैं। तो कोई भी मीटिंग होती है तो सारे उसमें इकट्ठे भी हो जाते हैं, तो इससे प्रॉक्सी की संभावना नहीं होती, यानी कि कोई खुद नहीं आया उसकी जगह किसी और को भेज दिया या किसी और ने उसकी हाजिरी लगा दी, ऐसा सिस्टम इसमें नहीं होता। कम क्रियात्मक खर्चे। सहकारी समितियों के प्रशासनिक जो खर्चे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि कई सदस्य ऐसे होते हैं जो बिना कुछ लिए ही इसके प्रबंध की सेवाएं प्रदान करते रहते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि ये तो सेवा प्रदान करने के लिए ही बनाई गई है, तो वो भी अपनी सेवा के तौर पर ही ये जो मैनेजमेंट की सर्विस है वो प्रोवाइड कर देती है। समितियों को विक्रय बढ़ाने के लिए एक तो विज्ञापन भी नहीं करना पड़ता, जरूरत ही नहीं होती उसको विज्ञापन की, और दूसरा सारा का सारा नगद में माल बेचा जाता है तो पैसा डूबने की संभावना भी नहीं होती। इसके बाद आता है टैक्स एडवांटेज। टैक्स एडवांटेज क्या होता है? सहकारी समितियों को जो अपनी आय होती है उस पर आयकर में छूट मिलती है। इनको स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, इसमें भी छूट दी जाती है, तो ये भी फायदा होता है इनको। स्टेट पैट्रोनेज। सरकारी सहकारी समितियों को सरकार वित्तीय अनुदान भी देती है, यानी कि ग्रांट भी देती है, और वो भी दूसरा आसान शर्तों पर ऋण भी प्रोवाइड करती है इनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि इन समितियों का उद्देश्य क्या होता है? समाज के गरीब लोगों का विकास करना होता है। इस कारण से गवर्नमेंट भी इनकी हेल्प करती है। सप्लाई ऑफ गुड एट चीपर रेट। चीपर रेट का मतलब है कि ये समितियां वस्तुएं सीधे कहाँ से खरीदती है? या तो थोक व्यापारियों से खरीदती है या उत्पादकों से बड़ी मात्रा में खरीदती है, तो इनको वस्तुएं सस्ते दर पर मिल जाती है, सस्ती रेट पर मिल जाती है। तो ये समितियां आगे जो है अपने सदस्यों को बाजार कीमत से कम कीमत पर वस्तुएं बेचती है, तो इससे सदस्यों को कम कीमत पर वस्तुएं मिल जाती है। इसके बाद आता है चेक ऑन अदर
अदर बिजनेस। सहकारी समिति के समान व्यवसाय करने वाले जो अन्य व्यवसायी है वे अपने माल का मूल्य और जो किस्म होती है निर्धारित करते समय वो भी समिति का जो मूल्य और किस्म होती है उसको भी ध्यान में रखते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, वे वस्तुओं का अधिक मूल्य लेकर उपभोक्ता का शोषण नहीं कर पाएंगे। उनको पता है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इस रेट पर वस्तुएं बेच रही है तो वो भी मजबूर हो जाएंगे दूसरे बिजनेस भी उस रेट पर वस्तुएं विक्रय करने के लिए। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि आज उपभोक्ता व्यवसायियों की दया पर निर्भर नहीं बल्कि उनके पास सहकारी समितियों के रूप में एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार भी है जिसके द्वारा वे अपना कल्याण खुद कर सकती हैं। इसके बाद 10th आता है इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। सहकारी समितियों ने देश के धन को बड़े बड़े व्यापारियों के हाथों में एकत्रित होने से बचाया है। क्यों? क्योंकि जो समितियां खुली है उसमें भी धन लगा हुआ है, वो अपने एरिया के ही लोगों द्वारा इकट्ठा करके बनाया गया है, समिति बनाई गई है। तो इस तरह से जो सारा का सारा धन है बड़े बड़े उद्योगपतियों में हाथों में जाने के बजाय पूरे लेवल पे यानी कि हम कहते हैं कि लो लेवल तक फैला हुआ है। व्यवसायी पहले उपभोक्ता से अधिक विक्रय मूल्य लेकर अधिक से अधिक लाभ कमाते थे और धन जमा करते थे, लेकिन अब ये प्रवृत्ति समाप्त हो गई है। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको भी सोचने पे वो मजबूर हो गए हैं कि समितियां कम रेट पर वस्तुएं बेच रही हैं तो उनको भी उसी रेट पर वस्तुएं बेचने के लिए मजबूर कर दिया है इन समितियों ने। तो ये थे इसके कुछ मेरिट। अब हम पढ़ते हैं कि इसकी कुछ एक लिमिटेशन भी है। क्या है? सबसे पहला तो है लैक ऑफ कैपिटल। देखो सहकारी समितियां जो है मोस्टली किन के द्वारा बनाई जाती है, वित्तीय रूप से कमजोर और उनके द्वारा बनाई जाती है, व्यक्तियों के द्वारा, और एक क्षेत्र भी सीमित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा बनाई जाती है। तो सीधी सी बात है कि इनकी पूंजी क्या होगी, सीमित ही होगी। और दूसरी ओर लाभांश की सीमित दर होगी। एक सदस्य एक मत होने के कारण भी कई बार इनमें विनियोग लोग नहीं करते। इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट। सहकारी समितियों का प्रबंध जो व्यक्ति समिति बनाते हैं उनके द्वारा खुद के द्वारा ही किया जाता है। प्रबंधकीय ज्ञान के अभाव में समिति का कई बार संचालन ढंग से नहीं कर पाते वो। और अकुशल प्रबंध का दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वेतनहीन सदस्यों द्वारा प्रबंध किया जाता है, जो धार्मिकता के बहाव में आकर प्रबंध समितियों के सदस्य तो बन जाते हैं लेकिन वो प्रतिफल के अभाव में समिति के काम में इतनी ज़्यादा रुचि नहीं लेते जितनी वो एक सैलरी लेकर काम करते हैं उतनी। कैश ट्रेडिंग, नगद बिक्री सहकारी समितियों का लाभ भी है और हानि भी है। इसके सदस्य गरीब होते हैं, इनको उधार माल की भी ज़रूरत होती है। कई बार क्या होता है, समिति उनको कम मूल्य पर माल तो उपलब्ध करवा देती है लेकिन उधार की सुविधा न देने के कारण उनके पास पैसा नहीं होता, माल खरीदना ही होता है, तो वो दूसरे व्यवसायों के चंगुल में भी फंस जाते हैं। पॉलिटिकल हस्तक्षेप, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्योंकि सहकारी समिति में सरकार का भी धन लगा होता है, ग्रांट देती है, टैक्स में छूट देती है, तो इस कारण से सरकार का इस पर पूरा नियंत्रण होता है। तो प्रबंधकीय समिति में इस उद्देश्य के लिए एक गवर्नमेंट जो है अपना एक सदस्य मनोनीत कर देती है, यानी कि उसमें एक सदस्य को भी छोड़ देती है या उसमें एक सदस्य अपनी पार्टी का एक सदस्य उसका सदस्य बना देती है कमेटी का। जैसे ही कोई सरकार बदलती है तो नई सरकार जैसे ही आती है तो नया सदस्य मनोनीत हो जाता है। तो सहकारी समितियों का प्रबंध व्यावसायिक आधार के स्थान पर राजनीतिक आधार होने लगता है और इससे क्या होता है, विकास जो है उसके लिए एक अच्छा संकेत नहीं जाता। विकास के लिए प्रेरणा का अभाव, लैक ऑफ मोटिवेशन। सहकारी संगठन एक जन समूह की सामूहिक संस्था होने के कारण कोई भी सदस्य इसके कार्य में व्यक्तिगत रुचि नहीं लेते। सबको लगता है कि ये तो एक सामाजिक संस्था है। और व्यक्तिगत प्रेरणा के अभाव में सभी ये सोचकर चुप बैठ जाते हैं कि वे ही काम क्यों करें, जिस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की जाती है वो बाद में क्या होता है, अगर इस तरह से मेंबर सोचने लग जाते हैं तो वो उद्देश्य पूरा नहीं होता। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब देखो ज़्यादातर देखा जाता है कि कुछ विशेष व्यक्ति इसकी प्रबंधकीय समिति के सदस्य बन जाते हैं जो कि राजनीति से प्रेरित होते हैं। उनका घटिया व्यवहार देखकर भी जनता सहकारी समितियों से के पास नहीं जाती या उनका विश्वास उठ जाता है। गोपनीयता, लैक ऑफ सीक्रेसी।
सहकारी समितियों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट खाते रजिस्ट्रार के पास भेजनी होती है। इससे उनकी बातें गुप्त नहीं रहती और सबके सामने आ जाती है। म्यूचुअल डिस्प्यूट, कई बार देखा गया है कि जिस जोश के साथ ये समितियां शुरू की जाती है, धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद वो जोश ढीला पड़ जाता है और क्या होता है कि सदस्य इस समिति में काम करने की बजाय अपने इस समिति के माध्यम से अपने स्वार्थ को सिद्ध करने लग जाते हैं। तो अगर इस तरह से कोई एक मेंबर करेगा तो दूसरा उसका विरोध करेगा, तो आपस में झगड़े होंगे। झगड़े होने पर क्या होगा, उस संस्था का विकास होने की बजाय क्या हो जाएगी, वो गिरावट आ जाएगी। तो ये थे हमारे इसके लिमिटेशन। अब कंक्लूजन के तौर पे आप कह सकते हो कि ये सहकारी समितियां होनी जरूरी चाहिए, क्योंकि ये क्या करती है, समाज के गरीब और सीमित साधन वाले लोगों के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करती है। एक टाइप से उनके विकास में सहयोग देती है। केवल अब आवश्यकता इस बात की है कि जो कमियां हमने पढ़ी है, जो दोष हमने पढ़ी है, केवल उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मान लेते हैं समितियों में कार्य करने वाले लोगों को प्रशिक्षण दे दिया जाए, पर्याप्त पूंजी उपलब्ध करा दी जाए, राजनीतिक हस्तक्षेप को कम कर दिया जाए, व्यक्तिगत हित की जगह सामूहिक हित को प्राथमिकता दे दी जाए, तो क्या होगा, सहकारी समितियां समाज के गरीब लोगों के लिए एक टाइप से वरदान साबित हो जाएगी। तो इसके जो दोष हैं, उन दोषों को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर ये कम हो जाते हैं तो ये समितियां जो है गरीब तबके के लिए एक टाइप से संजीवनी बूटी का काम करेगी। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।